Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 7 days challenge to make business budget. 7 दिनों के अंदर आज का सेशन अटेंड करने के बाद विद इन 7 डेज क्या ये आप चैलेंज लेते हो कि आपके बिजनेस का बजट कंप्लीटली रेडी हो चुका है? अगर यस तो तैयार हो जाओ। बजट क्यों भाई? व्हाट इज दिस बजट और ये क्यों बनाना है? बजट इसलिए बनाना है क्योंकि एस्टेब्लिश हो सके आपकी कंपनी के अंदर बजटरी कंट्रोल। अब ये बजटरी कंट्रोल क्या है? जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, ये जो बजट है, ये एक एक मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन जैसे एक चित्रकार, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट एक एक पेंटिंग करता है ना, एक पेंटिंग करता है कि किस तरह से वो अपने अपने विजुलाइज करता है चीजों को और एक कैनवस के ऊपर उतार देता है। जिस तरह से एक आर्किटेक्ट एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तैयार करने से पहले, एक सुंदर सा घर तैयार करने से पहले उसका एक नक्शा तैयार करता है। कहाँ पर बालकनी रहने वाली है तो कहाँ पर बहुत सुंदर सा ड्राइंग रूम होगा से लेके बेडरूम होगा से लेके वार्डरोब कैसी बनेगी और किस तरह से उसका अमेजिंग टेरेस बनने वाला है। सिमिलरली आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये बिजनेस आज से लेके आने वाले समय में 1 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर किस तरह से दिखाई देगा, उसका बजट बनाना। यानी कि क्या मैं सेल करूंगा और कितना मेरा जीपी मार्जिन होगा, एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या मेरा नेट प्रॉफिट रहने वाला है, एक्सपेंसेस किस किस हेड्स पे होंगे, कितने होंगे, उन सबको प्लान कर लेना ही तो बजट है, बजटरी कंट्रोल है। तो आज बहुत डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं बजट की, सो दैट आपके बिजनेस का बन जाए बजट। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्यों चाहिए बजट। वाई 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 बजट, वाई टुडेस टॉपिक। अगर आपको मालूम है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जाना चाहते कहां पर है। कौन निर्धारित करता है ये? बजट निर्धारित करता है। पहले प्लान करना और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को फिर इवेल्युएट करते हैं। जो मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म किया, अब उसको इवेल्युएट कर रहे हैं। और इवेल्युएट करके अब आपको एक्शनेबल निकल कर आए कि ये सोचा था, ये हो रहा है, और अब ना ये नेक्स्ट एक्शन ये लेना चाहिए ताकि हम अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएं। इसलिए बजट जरूरी है। अब देखिए, दो शिप्स हैं आपके सामने, दो शिप्स हैं। उनमें से ना एक शिप ऐसी है जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि समुंदर में तो मैं उतर गई हूं, कौन शिप, उसका इंजन स्टार्ट हो गया है और वो चल पड़ी और वो चल पड़ी और वो निकल पड़ी, उसको कोई क्लैरिटी नहीं है। अब दूसरी शिप है, उसको 100% क्लैरिटी है कि अब यहाँ हम मुंबई पोर्ट से निकले हैं और नीचे हमने गोवा पोर्ट के ऊपर जाना है। बहुत क्लैरिटी है, स्टार्टिंग का टाइम भी मालूम है, पहुंचने का टाइम भी उसने एस्टिमेट किया हुआ है, पूरा प्लान मैप लेके चल रही है दोनों शिप्स। तो क्या होने वाला है? जो शिप जिसको कोई क्लैरिटी नहीं है ना, वो आप देखोगे वही समुंदर में कहीं ना कहीं भटकती रहेगी। हाँ, वो चल रही होगी, अच्छी गति से चल रही होगी, समुंदर के अंदर होगी, उसको भी ठंडी हवाएं आ रही होंगी, लेकिन ना महीने 2 महीने के बाद वहां कहीं समुंदर के बीचों बीच कहीं अटकी पाई जाएगी या किसी चट्टानों से टकरा कर खत्म हो जाएगी। उसका सफर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस शिप को 100% क्लैरिटी है ना, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने ही वाली है। तो यही इंपॉर्टेंस है हमारे बजट की। हम बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन प्लान नहीं करते, बजट नहीं बनाते। अब मान लीजिए ब्लू कलर के अंदर आपने एक बजट बनाया है, तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल भी उसी के अकॉर्डिंगली चले।
कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है ना कि आप किस गाइडिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जरा सा भटके, अरे ये तो जो डाउनफॉल चल गया, अब हमें ये मेहनत करनी है, चलो अच्छी ग्रोथ चल रही है, अरे ये क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द पीरियड बजट और एक्चुअल का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन बजट क्या काम कर रहा है, एक लाइट हाउस की तरह, टॉर्च की तरह काम कर रहा है। तो क्यों जरूरी है बजट? देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बजट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको इनेबल कर रहा है, प्लान कर रहा है कि भविष्य में कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अगर ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में एक्सपेंड करना है, तो नेचुरली उसके लिए कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, चाहिए हो, पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर 2 साल के बाद एक्सपेंड कर रहे हो, 1 साल के बाद एक्सपेंड कर रहे हो, 6 महीने के बाद आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल मेरी बढ़ने वाली है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंस कहाँ लगने वाली है? तो जो स्पेंडिंग तो हो रही है, लेकिन स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल क्या है? बजट हेल्प करेगा उसके अंदर, फोकस प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपको इंपावर कर रहा है, और इंक्रीज मोटिवेशन है जब आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी है कि आप इस रास्ते के अंदर जा रहे हैं। और एफिशिएंसी तो नेचुरली बढ़ेगी ही बढ़ेगी बजट की वजह से, क्योंकि कंट्रोलिंग आ गई ना। नहीं तो आप किसी ऐसे एरिया के ऊपर लगातार खर्च करते चले जा रहे हो जहां पे करने की जरूरत ही नहीं थी। मान लीजिए सैलरी आपकी होनी चाहिए 15% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 15%, ये आपने बजट बना लिया। अब वो 17% चल रही है क्या? 19% चल रही है क्या? 25% हो गई है क्या मेरी सैलरी कॉस्ट टोटल टर्नओवर का? अगर ऐसा है ना, तो समझ लीजिए घड़े में छेद हो गया है। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जीपी मार्जिन भी आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बचता ही नहीं, क्योंकि उस घड़े में छेद है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट उस एक्सपेंडिचर के ऊपर निकल रहा है, तो प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। तो ये पहले से एनविसेज कैसे कर पाओगे आप? बजट बनाकर कर पाओगे। आप कह रहे हो जगमोहन ठीक है, बजट के बारे में ना हमें पता लग गया, इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बताओ बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? बनाते हैं बजट। तो ये है 7 डेज का चैलेंज। मैं आपको ना एक प्रोसेस दे रहा हूं अभी, किसके लिए? बजट बनाने का जो प्रोसेस दे रहा हूं उसको देख लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, अपने माइंडसेट के अंदर पूरी क्लैरिटी कर लो, और आज से विद इन 7 डेज मुझे कमिटमेंट करो कि मैं ना बना रहा हूं, इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल के ऊपर। जैसा बनेगा फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगा, तभी मैं आपको 7 दिन दे रहा हूं। तो अभी आपने क्या करना है, मात्र फोकस करना है कि बिजनेस बजट बनेगा कैसे नंबर्स के अंदर। आज पूरा काम करेंगे, खेल करेंगे आज बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब देखते हैं बिजनेस बजट किस तरह से बन रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिटमेंट। तो मैं आपको ले गया जीएस से ऑनलाइन के ऊपर, और जब उसमें लॉगिन किया तो मैं चलता हूं बिजनेस बजट के फॉर्मेट के ऊपर। चलिए ये ओपन हो गया है जीएसए ऑनलाइन। अब जीएसए ऑनलाइन के इंडेक्स में चलते हैं। ये रहा इंडेक्स। बात कर रहे हैं हम बजट की, तो बजट कहाँ पर है? कहाँ पर है ये बजट? ये रहा पॉइंट नंबर 6, बजटरी कंट्रोल, हाउ टू प्रिपेयर बजट। उसका वीडियो भी है, राइटअप भी है, और फॉर्मेट भी है, और हमने फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दिया। चलिए, ये जैसे ही आपने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो खुल गया, बन गया आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट एक सैंपल बजट बनाने के लिए। तो क्या करना है बजट बनाने में? देखिए यहां पर क्या आ रहा है, पहला कॉलम रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिप्शन, दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है लास्ट ईयर में क्या था, उसके बाद फिर अप्रैल का बजट क्या होगा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरा का पूरा 12 के 12 महीने यहाँ पर लिख दिए गए हैं। मान लीजिए आप कह रहे हो कि अभी तो चल रहा है नवंबर का महीना, तो आप एक काम करो ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर की फिगर्स एक्चुअल भर दो जो एक्चुअल हो चुका है। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च का बजट बना लेंगे, फिर उसके आगे 1 साल का और बना लेना। पहले हम इस साइंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कौन सी? जो अभी हमारे साथ
आ रही है। तो बजट बनेगा कैसे? बजट बनने की शुरुआत, पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहला और स्टार्टिंग पॉइंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि आपका जो बिज़नेस है ना, उसके अंदर आप मंथ बाय मंथ रेवेन्यू कितना करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ना यहाँ पर लास्ट ईयर की फिगर को मेंशन कर दो कि भई क्या था पिछले साल मेरा? क्या था? एक आइडिया लग जाएगा आपको। अगर आपका नया बिज़नेस है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब रेवेन्यू क्या-क्या करेंगे, किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैंने एक बड़ा प्यारा-सा फॉर्मेट आपको दिया है। ये देखो रेवेन्यू वाली शीट पे आप चले जाओ और यहाँ पे क्या करो, जिस 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 आप लाइन आइटम में डील करते हो, उसका नाम लिख लो। जैसे मान लीजिए आप कार की बैटरी बनाते हो, ई-रिक्शा की बनाते हो, मोबाइल की बैटरी बनाते हो या अदर्स की बनाते हो, उसको हम क्वांटिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो बजट बनाना आसान हो जाएगा। आप कहते हो कि मेरी तो बहुत सारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो उसकी कैटेगरी लिख लो कि इस कैटेगरी, भाई कैटेगरी हो सकती है ना, जैसे गारमेंट्स के अंदर डील करते हो, तो आप साड़ीज़ की कैटेगरी होगी, सूट की कैटेगरी हो गई, लाइक दैट। और वहाँ पर हम उसका जो रेट लिखेंगे, वो एक एवरेज रेट लिख लेंगे क्योंकि हमने क्या करना है, एक बजट के लिए रेवेन्यू को एस्टिमेट करना है, तो उसका कोई तो बेसिस होना चाहिए। तो हमने क्या किया, रेवेन्यू का क्वांटिटी मेंशन किया। अब देखो क्या किया इसके अंदर, यहाँ पर अप्रैल के महीने में अप्रैल के महीने में आपको आसानी हो जाए कि भई मैंने कितनी क्वांटिटी करनी है। तो अप्रैल के महीने में लास्ट ईयर में कितनी क्वांटिटी आपने की थी, वो मेंशन कर देना, उससे आसानी रहेगी कि वो मंथ बाय मंथ आपको बजट बनाने में। अब बेस्ट केस सिनेरियो में आपको क्या लगता है, कितनी बैटरी बेच दोगे? 200 और ई-रिक्शा बैटरी कितनी बेचोगे? 150। ये सेल्स वालों के साथ बैठ के बजट बना लो और मोबाइल बैटरी 250 और अदर्स तो आप कह रहे हो कि 1000 बैटरियां बेच दूंगा। ये देखिए बन गया बजट 40,50,000 रुपए। दैट मीन टू से कि बजट बनाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा वो है रेवेन्यू। क्वांटिटी मेंशन करूंगा, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, क्वांटिटी मेंशन करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आ जाएगी। तो दैट वे आप एक बहुत ही आराम से इजी तरीके से अपना, जैसे आपने अप्रैल का केस बनाया उसी तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे साल का बन जाएगा और टोटल आ जाएगा। और ये फिगर्स कहाँ पर आ गई, ये सारी की सारी फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगी, सारी की सारी फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो दैट मीन टू से कि कोई भी बजट बनाने से पहले आपको अपना रेवेन्यू एस्टिमेट करना है। और आपने कितना रेवेन्यू एस्टिमेट कर लिया, मंथ वाइज कर लिया है, मंथ वाइज कि मैं जी 50,47,25,000 रुपए की सेल करने वाला हूं इस साल के अंदर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर हो गया, पहला स्टार्टिंग पॉइंट रेवेन्यू। रेवेन्यू का बेसिस क्या था, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। आप कह रहे हो कि मैं, कोई और भी तरीका है रेवेन्यू को एस्टिमेट करने का क्वांटिटी के अलावा? हाँ, एक शीट मैंने और दी है, मेथड नंबर 1। भई आप देख लो कि पिछले साल यानी कि जो साल खत्म हो चुका है, 2021-22 आपका खत्म हो चुका है और आप मान लो बजट बना रहे हो 2022-23 का। तो आप देखो पिछले साल आपने कितनी सेल की थी अप्रैल में, मई में क्या सेल की थी, जून में क्या सेल की थी, जुलाई में क्या सेल की थी, सारी लिख लो। पिछली बार आपने सेल की थी 50,47,25,000 रुपए की, पिछले साल सेल की थी। अब आपने क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका ये है, अगर और कोई बेसिस आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये दूसरा मेथड है। यानी कि सबसे आसान और बढ़िया मेथड तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करो। अगर क्वांटिटी हर एक आइटम की नहीं लिखनी, आइटम वाइज नहीं लिखना, इतनी डिटेल में नहीं जाना, तो फिर मैंने क्या दिया, शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीके में लिख लो कि अप्रैल में क्या सेल थी, इस साल आप क्या परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो आप कहते हो कि मैं 10% परसेंटेज इंक्रीज मान रहा था। अब इसमें 10% इंक्रीज होगा तो आपकी सेल कितनी आ जाएगी, दिस प्लस 10% इतना, ये आपने एस्टिमेट कर लिया। आपने कहा नहीं मेरी तो अप्रैल के महीने में ना 20% तो कम ही सेल होने वाली है, तो क्या आएगा, इससे ये आ गया। दैट मीन टू से यहाँ पर जैसे ही आप परसेंटेज की फिगर डालोगे ना,
जो भी परसेंटेज डालोगे तो अगली परसेंटेज निकल कर आ जाएगी, सिंपल है। 2%। अभी जैसे दिसंबर के महीने में क्या सेल करेंगे, पिछले साल इतनी की थी, तो मैं इस बार तो 50% ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर पिछली बार 20 लाख की थी तो इस बार 30 लाख की हो जाएगी। आप इंटेलिजेंट हो, आप समझ गए, आप समझ गए। मैंने आपको एक बेस बताया, क्या, कि भाई बजट बनाने के लिए पहला स्टेप रहता है कि आप सबसे पहले रेवेन्यू को एस्टिमेट कर लो। कर लिया आपने रेवेन्यू एस्टिमेट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि हम देखेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या आती है इस रेवेन्यू को बनाने के लिए। उसके लिए आपने क्या किया, टीवीसी एंड फिक्स्ड कॉस्ट की शीट मैंने यहां पर खोल दी। तो टीवीसी का क्या मतलब होता है, ट्रू वेरिएबल कॉस्ट। ट्रू, जैसे कि आप, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, कुछ परचेज सेल करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, परचेज सेल करते हो, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो टीवीसी होएगी नहीं आपके केस में, आपका सीधा एक्सपेंस होगा। मान लो आप आर्किटेक्ट हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो आपकी गुड्स नहीं है लेकिन सर्विसेज तो है, नीचे खर्चे हैं। तो ऊपर हम पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। किसका लिखेंगे, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में क्या मेरा ओपनिंग स्टॉक था, क्या मैंने परचेज किया, टोटल हो गया, और कितना मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गई मेरी, रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होगी, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो इतनी मेरी रॉ मटेरियल कंजम्पशन थी। अब ये जो मटेरियल की ओवरऑल कंजम्पशन है ये कितना परसेंटेज है, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू सेल कितनी थी, सेल को, सेल थी ना ये लास्ट ईयर की 50 लाख रुपए, सेल को हमने डिवाइड करना है किसके साथ में, ये देखिए 67% निकला ना, 67% आपके सामने कर देता हूं, इज इक्वल टू मेरा रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मेरी सेल के कितना परसेंट है लास्ट ईयर की, तो कितना आया 67%। तो यानी कि लास्ट ईयर में क्या परसेंटेज थी, फ्रेट क्या परसेंटेज थी, पैकिंग क्या परसेंटेज थी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या परसेंटेज थे, ये निकल कर आ गए किसके रेशियो में, सेल की परसेंटेज निकल कर आ गई, बस काम बन गया। अब आप अगर ये मानते हो कि लास्ट ईयर मेरी 67% की थी और मेरी इस साल भी इतनी ही मटेरियल की कंजम्पशन होगी, तो आप इसको 67% रहने दो। आप कहते हो कि मैंने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, मैं चाहता हूं मेरी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन अब 65 नहीं 65 होगी, तो 65 करो, 64 होगी तो 64 करो, जो आप चाहते हो। आप कहते हो कि बेस तो बताओ, तो बेस ले लो लास्ट ईयर का एक्चुअल, लास्ट ईयर का एक्चुअल। अगर ये 67% है तो फिर ये फिगर कितनी निकल कर आएगी, फॉर्मूला लग गया, इजिकल टू जो रेवेन्यू हमने एस्टिमेट किया था, कितना किया था रेवेन्यू, ये ना रेवेन्यू एस्टिमेट किया था, इसको जब आप 67% से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फिगर आ जाएगी। यानी कि मैंने अगर इसको किया 0%, तो 0 0 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कैसे निकल के आती है, कि जो भी आप परसेंटेज निकल के आती है उसके अकॉर्डिंगली देखिए कितने बढ़िया तरीके से आपकी पूरी की पूरी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन निकल गई एज ए परसेंटेज ऑफ सेल। वो कैसे, कमाल हो गया। सबसे पहले हमने सेल कैलकुलेट की, अगर सेल कैलकुलेट की तो लास्ट ईयर के बेसिस पे हमने देख लिया कि हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होता है, तो वो फिगर निकल कर आ गई। अब फ्रेट वो भी इसी तरीके से परसेंटेज में आ गई, परसेंटेज में आ गई। अगर कोई फ्रेट ना होती तो ये 0 हो जाता, अगर फ्रेट 2% की है तो ये आ गया। अब आप समझ गए, जो परसेंटेज आप यहाँ मेंशन करते जाएंगे उसी के हिसाब से सारी की सारी फिगर्स निकलती चली जाएंगी। दैट मीन टू से कि यहाँ पर आपकी टीवीसी की सारी फिगर कैलकुलेट हो गई। आपने कहा ठीक है जगमोहन भाई समझ में आ गया, यहाँ पर तो मेरा सेल भी कवर हो गया और ये कवर हो गया। तो फिर ये बताओ कि मेरी ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर कैसे लेनी है। अब आप देखो कितने का स्टॉक मेंटेन करना है इस लेवल के ऊपर। आप कहते हो कि मैं 4 करोड़ 19 लाख का स्टॉक मेंटेन करूंगा। मंथ वाइज जो आप स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो एक बार आपको उसकी फिगर डालनी होगी मंथ वाइज। जैसे ही आप एक ओपनिंग स्टॉक की फिगर को डालोगे, ये वाली, कि भाई ये ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया, कहाँ से आया ये ओपनिंग स्टॉक, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना येलो वाला, ये पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो एक्चुअल था ना 31 मार्च का, ये बन गया। अब देखिए, अब आपको कंजम्पशन मालूम है, अगर कंजम्पशन मालूम है आपको, और अब आपने मात्र मात्र एक क्लोजिंग स्टॉक की फिगर डिक्लेयर करनी है कि ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहा करेगा, मैं इतने अमाउंट का क्लोजिंग स्टॉक रखूंगा, तो फिर कंजम्पशन
कितनी निकल के आएगी, परचेज कितनी निकल के आएगी, परचेज हमेशा क्या होगी, इज इक्वल टू कंजम्पशन जमा में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो ये तो क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले से आपकी परचेज निकल गई। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अब आपने क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर कर दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आपने क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर कर दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर कर दिया, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग बन जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक डिक्लेयर कर दिया। और ये फिगर तो आपको मालूम है ऑटोमेटिकली कहां से आ रही है, फॉर्मूले से आ रही है। तो दैट मीन टू से अब आपका पूरा का पूरा कैलकुलेट हो गया। क्या कैलकुलेट हो गया आपका, कि भाई क्या मेरा ओपनिंग स्टॉक है, क्या मेरी परचेज है, क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल, फ्रेट, पैकिंग, तो इन सब का टोटल क्या होता है, टीवीसी। रॉ मटेरियल जमा फ्रेट जमा पैकिंग जमा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेरी टीवीसी कैलकुलेट हो गई। अब ये जो टीवीसी है, तो ये फिगर यहाँ पर आ गई सारी की सारी टीवीसी की। ये देखिए, ये टीवीसी आपकी फाइनेंशियल समरी में आ चुकी है। तो अब सेल में से टीवीसी को माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जीपी निकल कर आएगा। यानी कि आपकी जीपी भी कैलकुलेट हो गई। अब जीपी की परसेंटेज कैसे निकलेगी, इजिकल टू सेल। जीपी को सेल से डिवाइड करेंगे तो जीपी की परसेंटेज आ जाएगी। ये देखो, जीपी जीपी डिवाइडेड बाय सेल, तो कितना आ गया, 27% आ गया। तो आपको ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो निकाल लिया। अगर ये निकाल लिया तो आपका जीपी का परसेंटेज आ गया। तो अब क्या रह गया, अब रह गया फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, अप्रैल के महीने में 9 करोड़ 20 लाख की सेल की, 672 का मैंने टीवीसी किया और जीपी आ गया 2 करोड़ 48 लाख का, जो कि 27% है। तो मेरे खर्चे कितने होंगे। अब खर्चे कैलकुलेट करने के लिए हमें ना एक शीट बनानी है, वही वाली। टीवीसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप एक बार ना जरा विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो कि मेरे बिजनेस के अंदर कौन कौन से खर्चे होते हैं। आप कह रहे हो कि मैं भाई जगमोहन वेजेस पे करता हूँ, बिजली के बिल लगते हैं, जनरेटर भी चलता है, कंज्यूमेबल भी लगते हैं, प्लांट और मशीनरी की रिपेयर भी करानी है, फैक्ट्री भी तो किराए पर है, एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी देंगे। अच्छा, अब विजिटिंग कार्ड भी परचेज करने हैं, कोई A4 साइज के पेपर खरीदने हैं, अब स्टाफ भी आता जाता है, कन्विंस है। अब मैं डायरेक्टर हूँ, सैलरी तो लूंगा, ऑफिस कि बिजली का बिल भी लगता है, ऑफिस का रेंट भी है, कंप्यूटर भी खराब होते हैं, व्हीकल चलाते हैं, टेलीफोन के खर्चे हैं, कोई फीस टैक्सेस सब्सक्रिप्शन पे करनी है, सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करते रहते हैं। अब कंप्यूटर चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, कंसल्टेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको प्रोफेशनल फीस देते हैं, कोई कोरियर करवाना है, कोई मिसलेनियस खर्चे हो जाते हैं, कोई पार्ट टाइम फुल टाइम अकाउंटेंट रखा हुआ है, कोई दिवाली होली मना ली, फेस्टिवल एक्सपेंसेस आ गए, अब स्टाफ है तो उनका चाय पानी समोसे का खर्चा भी है, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, कोई रिबेट एंड डिस्काउंट हम पे करते हैं। अब बिल्डिंग है तो रिपेयर करनी पड़ेगी, ऑफिस की रिपेयर होती है, ऑफिस में कई तरह के छोटे मोटे खर्चे होते हैं, अब पानी भी पीना है, वाटर के खर्चे हैं। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस प्रमोशन के लिए हम खर्चा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, मुझे ट्रैवल भी करना होता है, आगे हमने कमीशन एजेंट्स रखे हुए हैं। अब माल बाहर भेजेंगे तो कार्टेज आउट बढ़ जाएगा। बैंक अपने बैंक चार्जेस लेता है, चेकबुक चार्जेस लेता है, अगर कोई टर्म लोन है तो बैंक का इंटरेस्ट लगेगा, अगर कोई कोई बैंक के अलावा कोई सिक्योर्ड लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। लीजिए, तो आपने देखा कि मेरे बिजनेस के अंदर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं। पहले तो आपने सबके नाम लिख लिए। सबके नाम लिखने के बाद बड़ा सिंपल है, इस बार का दिमाग लगाने से पहले आप क्या करो, पिछले साल एक्चुअल क्या खर्चा हुआ सभी को यहाँ पर मेंशन कर दो। बना क्या रहे हैं, हम बजट बना रहे हैं। बजट के अंदर लास्ट ईयर के सारे एक्चुअल खर्चे मेंशन कर दिए। अब एक एक लाइन आइटम करके चलेंगे। पहली लाइन आइटम कौन सी है, वेजेस। अब वेजेस का बजट क्या होगा, वेजेस जो है वो अप्रैल के महीने में कितनी पे करेंगे। अब कैसे अंदाजा लगाएंगे, अंदाजा नहीं लगाना, साइंस लगाएंगे, साइंस। उसके लिए क्या किया, एक वेजेस की आपने शीट बना ली। अब देखो आपकी कंपनी में कौन काम कर रहा है, राम कुमार, श्याम कुमार, गोपाल, जगदीश, संदीप, जितने भी हैं सभी के नाम लिख लो, जितने भी हैं सभी के नाम लिख लो। अगर आपको लगता है कि कोई नया एम्प्लॉय भी मुझे हायर करना है
और वो मैं जुलाई के महीने में हायर करूंगा, एक और बंदा चाहिए होगा, एक और बंदा चाहिए होगा, जैसे आपने सेल की प्रोजेक्शंस की हैं, तो किसी को तो मैं अपॉइंट करने वाला हूँ नवंबर में, किसी को अपॉइंट करने वाला हूँ अक्टूबर के अंदर। तो जहां अपॉइंट करोगे, किसी को जुलाई में अपॉइंट करने वाला हूँ, तो जहां अपॉइंट करोगे वहां पर आप उसको ऐड करना शुरू कर दो। अभी जिसकी जितनी सैलरी है वो मेंशन कर दो। आपको मालूम ही है ना कि आप राम श्याम गोपाल जगदीश संदीप इनको क्या क्या सैलरी दे रहे हो, तो जो आप इनको सैलरी दे रहे हो मेंशन कर दो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बजट कहलाएगा। तो देखा जाए तो कितना आसान है क्या, कि वेजेस का बजट कितना होगा, उसके लिए आपने शीट बना ली। अब पूरे साल की शीट आपकी बन चुकी है वेजेस की। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री। अब क्या करें, अब इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री कितनी होने वाली है, उसके लिए आप एक शीट बना लो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री की। देखो फैक्ट्री में कितने मीटर लगे हुए हैं, मीटर 1, मीटर 2, मीटर 3, 3 मीटर लगे हुए हैं। पिछले साल इनका क्या बिल आया था मीटर का, अभी इस मीटर का कितना एवरेज बिल आने की संभावना है, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया। तो मीटर वाइज पहला मीटर, दूसरा मीटर और फिर तीसरा मीटर, सभी के आपने अमाउंट मेंशन कर दिए। तो अप्रैल के महीने का टोटल कितना आ गया, 62,500। अरे यही तो बजट है, 62,500 आ गया यहाँ पर, 62,500। अब इसका मतलब है कि आपका ये पूरा का पूरा बिजली का बजट बन गया। नेक्स्ट कौन है, जनरेटर एक्सपेंसेस। जनरेटर एक्सपेंसेस लास्ट ईयर कितने किए आपने, 55,41,342। तो आप देखो कि ऑन एन एवरेज जनरेटर के कितने खर्चे हो जाते हैं, बिजली का अगर बिल इतना आता है, आपका तो चलता ही है जी जनरेटर। तो एक काम किया आपने, पिछले साल का एक बार एवरेज देखा कि मैं जनरेटर पे कितना खर्च कर रहा हूँ, 45,112। तो आपने कहा चल ठीक है, मैं ना 45,112 का एक बजट ले लेता हूँ, जो कि मेरा एस्टिमेट मंथली बजट है। ये एक बेसिस मैंने लास्ट ईयर का एवरेज ले लिया। तो ले लो एवरेज, 12 महीने का ले लो, 6 महीने का ले लो, सीजन के हिसाब से ले लो कि गर्मियों में ज्यादा लगता है जनरेटर, सर्दियों में कम लगता है। उस तरह से उस महीने में आप मेंशन करते जाना, अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा, जून में क्या होगा, यानी कि हर एक आइटम का एक लॉजिकल बेस ले रहे हो। फिर कंज्यूमेबल क्या होगा, भाई ऐसा है कंज्यूमेबल तो मैंने ना लास्ट ईयर में ऑन एन एवरेज 32,050 रुपए के थे, तो डाल दो 32,050 रुपए आप कहाँ पर, अप्रैल के महीने में एवरेज डाल दिया। यानी कि जिसका आपने एवरेज बेसिस लेना है उसका एवरेज बेसिस ले लो, जिसका एवरेज बेसिस लेना है उसका एवरेज बेस ले लो, जिसका आपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से बनाना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं जरा बजट बनाता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो बना दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या लगता है, विजिटिंग कार्ड, A4 साइज पेपर, लेटर हेड, एनवेलप, बिल बुक, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कोई फाइलें खरीदते हो, अदर खरीदते हो, कितने विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने हैं, हम तो इकट्ठे अप्रैल में परचेज बना लेते हैं जी, 1,000 रुपए लगेंगे। और A4 साइज के पेपर तो तकरीबन हर महीने आते ही रहते हैं, तो कर दो मेंशन मंथ वाइज। लेटर हेड, एनविलोप, बिल बुक, जब जब जिस जिस महीने में जितना करने की, इसी बहाने ना आपको एक आदत लगेगी, आपको एक हैबिट होगी कि एस्टिमेट कर पाओगे कि भविष्य में क्या खर्चा होने वाला है। और कन्विंस, कन्विंस कितनी जाती है हिम्मत, तो लिखो एम्प्लॉइज के नाम, कौन कौन से मेरे एम्प्लॉई हैं सभी के नाम लिख दो। अब इन एम्प्लॉई में से कौन से लोग ट्रेवल करते हैं कन्विंस के लिए, अब उसके आगे आप एक अलाउंस जो है वो मंथ वाइज डाल दो। यार JN शर्मा तो ट्रेवल करता ही है, 1,000 रुपये उसका आ जाता है, 1,200 रुपये सतपाल का आता है, राजेश का है, उसके रूट प्लान के हिसाब से, या जैसा आपको लगता है एक बार एस्टिमेट तो करो। जब अपने प्लान के अगेंस्ट एक्चुअल आएगा तो आप देखो क्या सेल ज्यादा की है क्या उसने, क्या ट्रेवलिंग ज्यादा हुई है क्या उससे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन आया है धर्मेंद्र जाट जी का कि क्या वेजेस एंड सैलरी डिफरेंट हेडिंग के अंदर होनी चाहिए। हाँ, वेजेस एंड सैलरी डिफरेंट हेडिंग में इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो वेजेस होती है ना वो एक तरह से ब्लू कॉलर होती है। ब्लू कॉलर का मतलब है वो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे हैं, जैसे कि आपकी लेबर है। और सैलरी जो होती है वो व्हाइट कॉलर होती है, जैसे आपके अकाउंटेंट हो गए, सेल्स एंड मार्केटिंग के पर्सन हो गए, तो सेल्स एंड मार्केटिंग, अकाउंटेंट, एडमिन का स्टाफ, वो सारा सैलरी कहलाएगा। और जो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं वो वेजेस कहलाएगा, उनके अलग हेड रखेंगे, तो थोड़ी आपकी डिटेल्ड वर्किंग करने में आसानी रहेगी। आप कह रहे हो ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस की जो है उसका कैसे निकालोगे, 2 मीटर लगे हुए हैं ना, मीटर नंबर 1, मीटर नंबर 2, वो लिखो और उसका एस्टिमेट कर दो। तो फिर कंप्यूटर की रिपेयर मेंटेनेंस निकालनी है, तो लिख दो
कितने कंप्यूटर पड़े हैं आपके ऑफिस के अंदर? पहला कंप्यूटर वर्क एरिया 1 में पड़ा है, तो दूसरा भी वहाँ वर्क एरिया 1 में पड़ा है। और कंप्यूटर नंबर 11 रिसेप्शन पे है, कंप्यूटर नंबर 12 केबिन में है और कंप्यूटर नंबर 13 केबिन 3 के अंदर है। बाकी कंप्यूटर वर्क एरिया 2 में पड़े हुए हैं और कुछ कंप्यूटर 216 में पड़े हैं, कुछ 217 नंबर एड्रेस पे पड़े हैं, कुछ लैपटॉप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के हैं, तो कुछ लैपटॉप जो है प्रिंटर कहाँ पड़े हुए हैं। तो आपने लिखा, अब एक कंप्यूटर के ऊपर ऑन एन एवरेज कितना आप लगता है कि खर्चा हो सकता है? कितनी प्यारी शीट है ना, कितनी प्यारी शीट है। एक बार जब आपने एस्टिमेट करना शुरू किया, तो समझ लीजिए पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने निकल कर सामने आ गई। तो के मशहूर जी कह रहे हैं, वी हैव गॉट मोर देन वन फैक्ट्री, हाउ डू वी एलोकेट एचओ एक्सपेंसेस टू ईच फैक्ट्री? जरूरत ही नहीं है, हेड ऑफिस के खर्चे अलग रखो और फैक्ट्री 1 के खर्चे फैक्ट्री 1 के, फैक्ट्री 2 के फैक्ट्री 2 के, तो कोई उनको एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है। हेडिंग डाल दो, सैलरी एचओ, सैलरी फैक्ट्री 1, सैलरी फैक्ट्री 2, टोटल। तो इस तरह से आप तीनों को समराइज कर सकते हो। फैक्ट्रियों में एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम हेड ऑफिस को देखेंगे, क्योंकि जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना, जब भी डिसीजन ली जाती है, वो हमेशा जीपी मार्जिन के बेसिस पे ली जाती है। बाकी फिक्स खर्चे तो फिक्स करते हैं। अगर हेड ऑफिस में डायरेक्टर को सैलरी दे भी दी, एलोकेट कर भी दिया, तो उससे कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिसीजन मेकिंग नहीं आती। तो हम डिसीजन मेकिंग के अंदर फाइनेंशियल समरी को इस्तेमाल करते हैं, जीपी रेशियो तक देखते हैं हम, फैक्ट्री वाइज, सेगमेंट वाइज, प्रॉफिट वाइज, आइटम वाइज, सिर्फ जीपी रेशियो तक देखते हैं, क्योंकि टीओसी लगा हुआ है ना इसके अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी तो हम ओवरऑल निकालते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से। के महेश्वरी जी, अब बात करते हैं टेलीफोन की। देख लो कितने टेलीफोन है, टेलीफोन 1, टेलीफोन 2, टेलीफोन 3, टेलीफोन 4, टेलीफोन 5, सबके लिख लो और किस किस टेलीफोन में क्या क्या खर्चा करना है, ये फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया। अब देखो आपके ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। टैली भी लगाया हुआ आपने, स्पेक्ट्रम भी है, जीनियस भी है, क्लाउड सर्वर भी है, वेबसाइट भी है, क्योंकि वेबसाइट का भी एनुअल जाता है ना, चार्जेस जाते हैं। तो अगर वेबसाइट आपकी, कौन कौन सी वेबसाइट ले रखी है आपने? जीनियस सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल तो नवंबर के महीने में होता है और क्लाउड सर्वर आपको साल में दिसंबर के महीने में रिन्यूअल करवाना होता है। जिस महीने में जो खर्चा फॉल करने वाला है वहां पर आप मेंशन कर दो। अब आप, सॉरी, अब आप ऑफिस रिपेयर करना चाहते हैं। अब ऑफिस रिपेयर करना है तो ऑफिस में क्या लगा हुआ है? एसी लगे हुए हैं, AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, एयर कंडीशनर, कोई प्रोजेक्टर है, कोई साउंड सिस्टम है, कोई नेटवर्क का रैक है, कोई फैन है, कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई सीलिंग फैन है, कोई टेलीफोन है, कोई ईपीबीएक्स सिस्टम है कि बेल लगी हुई है। अब किसके ऊपर कितना आप खर्चा मान के चलते हो मंथ वाइज, एक बार आपने स्पेसिफाई कर दिया। कितना प्यारा फॉर्मेट है ना। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली अब आपको समझ में आ गई कि भाई जो जो मैं खर्चा करता हूँ, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा है, जो जो मैं खर्चा करता हूँ, चाहे वो डायरेक्ट खर्चा है, चाहे वो इम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के खर्चे हैं, तो चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, या मेरे वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं, या वो आपका डेप्रिसिएशन है, इन सबको मिलाकर ही तो बनती है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब आपकी फाइनेंशियल समरी में आ गई है ना, क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फाइनेंशियल समरी में आ गई है। लास्ट ईयर आपको मालूम था और ये फार्मूले के साथ में पूरी की पूरी फिगर्स यहाँ पर उठकर आ गई। तो अब जब हम जीपी में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे और अदर इनकम को ऐड करेंगे, यानी कि इजिकल टू, जीपी में जमा कर दी मैंने अदर इनकम और माइनस कर दी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ गया? नेट प्रॉफिट का मार्जिन आ गया। अब नेट प्रॉफिट के मार्जिन की परसेंटेज क्या होती है? इजिकल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो एनपी का मार्जिन 23.6% आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि कम से कम वो सेल जिससे अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा तो नुकसान ना हो। वो कैसे निकलती है? फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है जीपी रेशियो से। मैं रिपीट करता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ये रही, जीपी रेशियो क्या है? ये रही। यहां निकालते हैं, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। कितनी आ गई? आ गई ये आ गई 1,30,00,000 रुपए की अमाउंट आ गया। राइट, मैच कर रहा है ये अमाउंट, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट आपने निकालना है मात्र फार्मूला से, जहां पर आपने क्या लिखा था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। तो बस यही चीज आगे आपने कंटिन्यू कर दी और ये देखो बन गई, पूरी की पूरी बन गई है।
अब आपको पता लग गया कि रेवेन्यू कैसे निकलेगा, आपको पता लग गया टीवीसी कैसे निकलेगी, लास्ट ईयर की मालूम ही थी। जीपी कैसे निकलता है, सेल माइनस टीवीसी, जीपी की परसेंटेज जीपी बटा सेल। अदर इनकम कोई है तो मेंशन कर देना, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर आपने निकाल दी नेट प्रॉफिट की परसेंटेज। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय जीपी रेशियो। तो इस तरह से सारा का सारा पोर्शन हो गया येलो, और ये लो येलो, ये लो आपका बन गया बजट। क्या बात है, ये पूरा का पूरा आपने पूरे साल का बजट बना दिया, है ना सिंपल, है ना सिंपल। क्या करना था, एकदम आसान तरीके से आपने कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन क्या आ गया धर्मेंद्र झा जी का, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इंटरेस्ट ओब्लिक बैंक कमीशन एटसेट्रा यूज टू वेरी, शुड वी कीप देम एज फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए, आप जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज लेना चाहते हो, आप कहते हो कि मैं तो अपने बिजनेस के अंदर ना कोई लोन नहीं ले रहा, कोई मेरे सीसी लिमिट नहीं है, तो आपका बैंक इंटरेस्ट होगा नहीं, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं है तो नहीं होगा। अगर है तो वो तो फिक्स परसेंटेज ही रहेगा, टर्म लोन है। अगर वो वेरी करता है तो वेरी क्या करता है, सीसी लिमिट है तो एवरेज मान लो, कैश क्रेडिट लिमिट है कि ऑन एन एवरेज मैं इतना अमाउंट लोन का इस्तेमाल करता हूँ, कितना 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज इस्तेमाल करता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 80,000 रुपये महीने का खर्चा आपका डलना शुरू हो जाएगा। अब एक्चुअली में देख लेना, 80,000 की जगह अगर 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या हो गया, क्या कर दिया आपने, ये फालतू लोन ले लिया क्या, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया क्या, क्या कर दिया आपने। तो धर्मेंद्र झा जी क्वेश्चन है, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, टीवीसी के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ वो खर्चे आते हैं जो 100% वेरी करते हैं। क्यों, क्योंकि नाम क्या लिखा है, टीवीसी ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जो मेरी मटेरियल की कंजम्पशन है फ्रेट परसेंटेज में निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी चीज हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं ना, तो वो आपकी टीवीसी है। इसके अलावा सारे खर्चे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो सेमी वेरिएबल हो, लेकिन वो टीवीसी में नहीं आएंगे। अगर टीवीसी में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट टीवीसी तो नहीं है। टीवीसी किसकी रिलेशन में देखना है, टीवीसी हमने सेल और प्रोडक्शन की रिलेशन में देखना है। टीवीसी हमने ऐसे नहीं देखना कि भाई वो वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऐसे तो सैलरी भी वेरी करती है, कभी एम्प्लॉय ज्यादा होंगे कभी कम होंगे। ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट भी वेरी करती है, कभी एडवर्टाइजमेंट कराएंगे कभी नहीं कराएंगे ना। हमने अपने आप में वो वेरी करती है वैसे नहीं देखना, इन रिलेशन टू, इन रिलेशन टू क्या, इन रिलेशन टू एज ए परसेंटेज टू सेल या प्रोडक्शन, तभी तो टीवीसी निकलेगी ना परसेंटेज में। यस यस यस, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। देख लो ना, आप जब फाइनेंशियल समरी बना रहे थे तो स्टेप 1 में हमने रेवेन्यू किया, अब जीपी परसेंटेज 27 है तो यानी कि 63% का मेरा टीवीसी होगा ना, तो परसेंटेज की फॉर्म के अंदर आ गया। एक पेन, एक पेन मैं बेचता हूं 10 रुपए का, और पेन की कॉस्टिंग आती है मेरी 8 रुपए की, तो यानी कि 8 रुपए मेरी टीवीसी है। इसके अलावा जो सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी बैंक चार्जेस जो भी है वो मेरे अदर देन टीवीसी है। क्लियर हो गया आपको, यस यस यस, आपको क्लियर हो गया, मजा आ गया, आप समझ गए तो समझ लीजिए काम हो गया। अब आप जो है बजट कैसे बनता है इसके बारे में जान गए हो, नाउ यू आर अवेयर, यू आर अवेयर। तो क्या बनेगी बात, 7 डेज का चैलेंज। तो मैं देते हूँ मुझे 7 डेज का चैलेंज कि जगमोहन भाई ये तो मैं आज ही बना दूंगा, आज नहीं तो आज और कल में बना दूंगा। चलो कल संडे है तो मंडे शुरू कर दूंगा, अपनी टीम को मैं डेलीगेट कर दूंगा ये टास्क, ट्यूसडे को उसको मैं सुपरवाइज करूंगा, देखूंगा चेक करूंगा, और करते कराते फिर कुछ इन्फॉर्मेशन बनाऊंगा। कोई इन्फॉर्मेशन तो मैं एडमिन वालों से कंपाइल करवा लूंगा, कुछ रिसेप्शनिस्ट को काम दे दूंगा कि भाई जरा एक बार ये शीट दे रहा हूं इस पे बना दो। कुछ काम आपने परचेज वालों को इन्वॉल्व करके कर दिया, कुछ आपने सेल्स वालों को काम दे दिया कि सेल्स वालों जरा बताओ तो सही, ये नवंबर से लेके मार्च तक हम मंथ वाइज सेल क्या करने वाले हैं, जरा लेके आओ मेरे पास प्रोजेक्ट। एक बार ना सभी डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर दो, अकाउंट्स वाले सेंट्रलाइज खड़े हो गए ये शीट लेके, और उसके बाद सभी लोगों से बजट ले रहे हैं। इसी बहाने चेक हो जाएगा कि रिपेयर मेंटेनेंस का बजट बनाने के लिए रिपेयर मेंटेनेंस होनी कितनी है, कौन कौन सी मशीनें पड़ी हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, कौन कौन सी ऑफिस इक्विपमेंट है। तो ये ना, अब आप एक डेलीगेशन टास्क खोल के, ये फॉर्मेट है शीट है कहाँ पड़ी है,
जीएससी ऑनलाइन के अंदर। लिंक भी दे दूंगा मैं आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग के दौरान, और जो लोग इसकी वीडियो देखेंगे तो उनके लिए भी लिंक अवेलेबल रहेगा। तो आप क्या करोगे, मेका कॉपी करके एक बार तो बना दो बजट, बजट बना दो। तो प्रॉमिस करते हो आप मुझे, प्रॉमिस करती हो? जो लोग मेरे साथ लाइव है तो जरा बताओ, आपका बजट बना हुआ है तो बहुत बढ़िया। आप इंप्रूव करना चाहते हो इस हफ्ते में तो उसको इंप्रूव कर दो, और अगर आपका नहीं बना हुआ, आप बनाना चाहते हो तो कर दो प्रॉमिस मुझे, कर दो प्रॉमिस मुझे 7 डेज का। आपने बना दिया ना एक बार, तो समझ लीजिए लाइफ ना आपने क्रिएट कर दी, क्रिएट कर दिया आपने लाइफ। तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो यूनिवर्स की ताकत है, जो सिग्नल है, जो मैनिफेस्टेशन है ना, आपने डिक्लेयर किया कि मेरी सेल होएगी इतने करोड़ की। अब उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि सेल्स टीम के साथ बैठ के आपने प्लान बनाया है ना, तो अब वो भी कमिटेड हो जाएंगे कि हाँ भाई हमने कुछ डिक्लेयर किया है, इसको हासिल करना है। एक मिशन है ना, जब हम मिल के किसी मिशन को डिक्लेयर करते हैं तो मिल के उस मिशन को हासिल करते ही करते हैं। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल का, कैश फ्लो मास्टरी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है, एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू धर्मेंद्र झा जी फॉर योर कमिटमेंट, एंड जीएस जुनेजा जी फॉर योर कमिटमेंट दैट आई विल कंप्लीट विद इन 7 days। डॉक्टर संजय नरवाल जी, आई गॉट योर प्रॉमिस, आई गॉट योर प्रॉमिस। के महेश्वरी जी एंड वन प्लस नोट वालो, आई गॉट योर प्रॉमिस। शिवम कुमार जी, यस आई गॉट योर प्रॉमिस। म्यूरेश जी एंड एवरीबडी जो आज ना मेरे साथ लाइव है। सुरेंद्र जान जी, खाना इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाँ सुरेंद्र जान जी कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा लगा आपको, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज का टॉपिक यहीं पर ही कंप्लीट होता है। तो विद दिस प्रॉमिस तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपसे ना नेक्स्ट सैटरडे दोबारा मिलेंगे, और एक और मैं बढ़िया सा अमेजिंग सा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कैश फ्लो का टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा। एंड टिल देन, thank you very much for your participation. Have a great and amazing time ahead and amazing life ahead. Bye. Thank you. Thank you, Dharmendra ji. Thank you, Sanjay ji. Everybody.